तो चलिए आज भारत के दिल में एक सफर करते हैं। बिल्कुल। एक ऐसे हिस्से की पड़ताल जो देश की आप कह सकती हैं भौगोलिक नींव है। सबसे पुरानी नींव। हाँ, सबसे पुरानी, सबसे ठोस और सबसे टिकाऊ। ये सिर्फ पहाड़ों और चट्टानों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात की कहानी है कि करोड़ों साल पहले जो भूगर्भीय बदलाव हुए वो आज हमारी फसलों को, हमारी अर्थव्यवस्था को, मतलब हमारे जीवन को कैसे आकार दे रहे हैं। सही कहा। आज हम प्रायद्वीपीय पठार की गुत्थियां सुलझाएंगे और हमारी ये सारी बातचीत एक विस्तृत शैक्षिक वीडियो के तथ्यों पर आधारित है। और ये सच में एक सफर जैसा ही है जो हमें समय में बहुत बहुत पीछे ले जाता है। जब हम कहते हैं कि ये प्राचीन है तो इसका मतलब समझिए कि ये उस विशाल महाद्वीप गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा है। अरे वाह, गोंडवाना लैंड। जी, जो डायनासोर के आने से भी पहले मौजूद था। ये वो जमीन है जो तब से कायम है। और इसकी बनावट? इसकी बुनियाद पिघले ग्लास से बनी आग्नेय चट्टानों या फिर जबरदस्त गर्मी और दबाव में अपना रूप बदल चुकी रूपांतरित चट्टानों से बनी है। अच्छा। इसीलिए ये इतना स्थिर है और खनिजों का खजाना भी। तो आज अपनी इस पड़ताल को आसान बनाने के लिए हम इसे दो मुख्य हिस्सों में देखेंगे। ठीक है। पहले नर्मदा नदी के उत्तर का इलाका जिसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं, और फिर नदी के दक्षिण का विशाल दक्कन का पठार। ठीक है, तो इस सफर की शुरुआत करते हैं और अपनी गाइड बनाते हैं नर्मदा नदी को। बिल्कुल सही। मान लीजिए हम नर्मदा के किनारे खड़े हैं और उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो जो पठारी जमीन हमें दिख रहे है वही है मध्य उच्च भूमि। एकदम सही। और यहाँ सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये सोचना भी अजीब लगता है कि ये पहाड़ तब से खड़े हैं जब हिमालय का कोई अस्तित्व ही नहीं था। बिल्कुल। ये पहाड़ किसी बुजुर्ग की तरह हैं जिन्होंने सब कुछ देखा है। एक जमाना था जब ये युवा हिमालय से भी कहीं ज्यादा ऊंचे और विशाल हुआ करते थे। सच में? हाँ, लेकिन करोड़ों सालों से हवा और पानी की मार ने, जिसे हम भूविज्ञान में अपर्दन या इरोजन कहते हैं, इन्हें घिस घिस कर आज के आकार में ला दिया है। अच्छा। आज जो राजस्थान में इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, वो उन पुराने विशाल पहाड़ों की एक बची हुई निशानी भर है। अरावली के बाद थोड़ा पूरब की ओर बढ़ें तो विंध्य श्रेणी आती है, जिसे अक्सर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सांस्कृतिक दीवार की तरह देखा जाता है। सही। और फिर उसके ठीक समानांतर दक्षिण में है सतपुड़ा श्रेणी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। जी। पर एक मिनट, यहाँ कुछ बात खटक रही है। अगर ये दोनों इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो देश की दो बड़ी नदियां नर्मदा और तापी इनके बीच से कैसे बह रही हैं? बहुत अच्छा सवाल है। और अजीब बात यह है कि पठार की बाकी बड़ी नदियों के उलट ये दोनों पश्चिम की ओर अरब सागर में क्यों गिरती हैं? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब पठार के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को खोलता है। अच्छा। असल में ये नदियां पहाड़ों को काटकर नहीं बह रही हैं, तो फिर? बल्कि ये एक बनी बनाई दरार में बह रही हैं। इसे भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। भ्रंश घाटी मतलब? इसे ऐसे समझिए जैसे आपने एक केक बेक किया और ठंडा होने पर बीच का हिस्सा थोड़ा नीचे धंस गया। ठीक है। दोनों तरफ के किनारे ऊंचे रह गए और बीच में गहरी घाटी बन गई। बस यही बड़े पैमाने पर जमीन के साथ हुआ। अरे वाह। विंध्य और सतपुड़ा के बीच की जमीन नीचे धंस गई और इसी धसी हुई ढलान से नर्मदा और तापी को पश्चिम की ओर बहने का रास्ता मिल गया। तो ये एक भूवैज्ञानिक संयोग है। बिल्कुल, एक ऐसा संयोग जिसने मध्य भारत के पूरे भूगोल को तय कर दिया। ये तो मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैं तो बस ये जानती थी कि कुछ नदियां पश्चिम में गिरती हैं, पर इसके पीछे इतनी बड़ी भूवैज्ञानिक वजह है, ये तो कमाल की जानकारी है। जी। तो ये भ्रंश घाटी एक तरह से दरवाजे का काम करती है जो हमें पठार के दूसरे हिस्से की ओर ले जाती है। बिल्कुल। और यही अनूठी भ्रंश घाटी हमें सीधे दक्कन के पठार के दरवाजे तक ले जाती है, जो नर्मदा के ठीक दक्षिण से शुरू होता है। तो अब हम नर्मदा के दक्षिण में उस विशाल त्रिकोणीय भूभाग में कदम रख रहे हैं जिसे दक्कन का पठार कहते हैं। और दक्कन का नाम आते ही एक चीज दिमाग में कौंधती है, काली मिट्टी। बिल्कुल। हम हमेशा सुनते हैं कि यहाँ की रेगूर मिट्टी कपास की खेती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, पर ऐसा क्यों है? इस मिट्टी में ऐसा क्या खास है और ये आई कहाँ से? इसकी कहानी सीधे पठार के जन्म से जुड़ी है। अच्छा। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले ये पूरा इलाका ज्वालामुखी विस्फोटों से दहल रहा था। ज्वालामुखी विस्फोट? हाँ, जमीन की दरारों से लावा निकलकर मीलों तक फैलता जा रहा था, परत दर परत।
जब ये लावा ठंडा हुआ तो इससे बनी बेसॉल्ट नाम की चट्टानें। फिर लाखों सालों तक मौसम की मार ने इन बेसॉल्ट चट्टानों को धीरे धीरे तोड़कर बारीक कणों में बदल दिया। तो वो बारीक कण ही वही बारीक कण आज की काली मिट्टी है। अरे वाह! क्योंकि ये सीधे लावा से बनी चट्टाना से निकली हैं, इसलिए ये खनिजों से भरपूर है और इसमें नमी सोख कर रखने की गजब की क्षमता है। कपास के पौधा को ठीक यही चाहिए होता है। 1 मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जमीन पर आज महाराष्ट्र और गुजरात के किसान कपास उगा रहे हैं, हाँ। या जिस काली मिट्टी से बनी ईंटों से घर बन रहे हैं, वो असल में करोड़ों साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटों की देन है। बिल्कुल। ये तो कमाल का कनेक्शन है। हम जो कपड़े पहनते हैं उनका रिश्ता सीधे पृथ्वी के गर्भ से निकले लावा से है। हाँ, ये भूविज्ञान का हमारे रोजमर्रा के जीवन से सीधा संबंध है। ये मिट्टी कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि पठार का ही एक बदला हुआ रूप है, उसकी अपनी संतान है। चलिए अब इस पठार के किनारों की तरफ चलते हैं। ऐसा लगता है जैसे इस पठार के 2 अंगरक्षक हैं, एक पश्चिम में और एक पूरब में। सही कहा। जिन्हें हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहते हैं। पर ये दोनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। आप इन्हें 2 अलग अलग व्यक्तित्व वाले भाई कह सकती हैं। हाँ, ये बढ़िया है। एक लंबा, तगड़ा और थोड़ा अक्खड़, दूसरा थोड़ा कटा-छटा और शांत स्वभाव का। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। पश्चिमी घाट जो अरब सागर के किनारे किनारे चलता है, एक लंबी टूटी हुई दीवार की तरह है। बिल्कुल एक दीवार की तरह। इसकी औसत ऊंचाई भी ज्यादा है, लगभग 900 से 1600 मीटर तक। जी। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के समानांतर है, लेकिन ये टूटा फूटा और डिसकंटिन्यूअस है। बहुत असमान। इसकी ऊंचाई भी औसतन काफी कम, सिर्फ 600 मीटर के आसपास है। इतना फर्क क्यों? इस फर्क के पीछे की वजह है पानी की ताकत। पानी की ताकत? हाँ, पश्चिमी घाट एक दीवार की तरह खड़ा होकर अरब सागर से आने वाली नमी से भरी मानसूनी हवाओं का रास्ता रोक लेता है। अच्छा, मानसून वाली हवाएं। जी, ये हवाएं पहाड़ से टकराकर ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं और अपना सारा पानी वहीं गिरा देती हैं। ये वही बारिश है जिसका अनुभव लोग मुंबई की मानसून में या फिर लोनावला खंडाला घूमते हुए करते हैं। तो ये सारी बारिश इन्हीं पहाड़ों की वजह से होती है? बिल्कुल। दूसरी तरफ पूर्वी घाट कमजोर इसलिए पड़ गए क्योंकि पठार की बड़ी बड़ी नदियों ने, जैसे महानदी, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब ने लाखों सालों से उन्हें काट काट कर अपना रास्ता बना लिया है और बंगाल की खाड़ी में जा मिली हैं। तो इन नदियों ने पूर्वी घाट को जगह जगह से तोड़ दिया है। बिल्कुल, इसीलिए वो इतने कटे फटे हैं। और जब बात सबसे ऊंची चोटियों की आती है, तो यहाँ भी पश्चिमी घाट ही बाजी मार लेता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमोड़ी, जो सिर्फ इन घाटों की ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा या कुछ जगहों पर महेंद्रगिरी को माना जाता है। हाँ, लेकिन वो अनाईमुडी के मुकाबले काफी कम ऊंची हैं। अनाईमुडी की ऊंचाई और स्थिति उसे दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती हैं। कैसे? वहां से कई पर्वत श्रृंखलाएं अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं, जैसे एक कंघी के दांतों की तरह। अच्छा, अब यहाँ एक और सवाल उठता है। अगर पश्चिमी घाट एक बिना टूटी दीवार जैसे हैं, तो फिर पुराने जमाने में मुंबई के बंदरगाह से पुणे या नासिक तक व्यापार कैसे होता था? क्या लोगों को पूरा घूमकर जाना पड़ता था? नहीं, प्रकृति हमेशा रास्ते बना देती है। इस लंबी दीवार में कुछ प्राकृतिक दरारें हैं। दरारें? जिन्हें हम दर्रे या घाट कहते हैं। ये सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि सदियों से व्यापार और संस्कृति की जीवन रेखाएं रही हैं। अच्छा। जैसे कि थाल घाट, जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। हाँ, जो आज भी कृषि उत्पादों, खासकर प्याज और अंगूर को देश के सबसे बड़े बाजार तक पहुंचाने का मुख्य मार्ग है। और फिर है भोर घाट। बिल्कुल, भोर घाट, जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। जरा सोचिए, आज जो आधुनिक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, वो उसी प्राचीन भोरघाट के रास्ते पर बना है। अरे वाह! सदियों से ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक राजधानी को उसके औद्योगिक और आईटी केंद्र से जोड़ने वाली धमनी रहा है। और दक्षिण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैप है, पालक्काड गैप या पालघाट। हाँ, जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। पालक्काड गैप तो एक दर्रे से कहीं बढ़कर है। मतलब? ये कोई संकरा रास्ता नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा, लगभग 30 किलोमीटर चौड़ा भौगोलिक गलियारा है। 30 किलोमीटर चौड़ा? जी, ये इतना विशाल है कि ये उत्तर में नीलगिरी की पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियों को पूरी तरह अलग कर देता है। इसने न केवल सदियों से व्यापार और लोगों के आने जाने को आसान बनाया है,
बल्कि ये दो अलग-अलग जलवायु और पारिस्थितिक तंत्रों के बीच एक सीमा भी बनाता है। इसका महत्व तो बहुत गहरा है। बहुत ज्यादा। तो इस पूरे सफर में हमने मध्य भारत से शुरुआत की, दक्कन के पठार को पार किया और इन दोनों अलग-अलग स्वभाव वाले घाटों के साथ-साथ चले। अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां ये दोनों आकर मिलते हैं, वो महामिलन का बिंदु। हाँ, वो जगह है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी। ये वो स्थान है जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का संगम होता है। ये प्रकृति का एक जंक्शन पॉइंट है। और नीलगिरी की अपनी सबसे ऊंची चोटी भी है जिसका नाम है दोडा बेट्टा। बिल्कुल। ये भी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। हाँ, अनाईमुड़ी के बाद दूसरी सबसे ऊंची। और इस मिलन बिंदु का पारिस्थितिक महत्व जबरदस्त है। वो कैसे? कल्पना कीजिए, एक तरफ से ज्यादा बारिश और घने जंगलों वाले पश्चिमी घाट की वनस्पति और जीव जंतु आ रहे हैं, और दूसरी तरफ से कम बारिश वाले सूखे पूर्वी घाट के। ये सब नीलगिरी में आकर मिलते हैं। इसी अनूठी जैव विविधता के कारण नीलगिरी को भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ये एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी यात्रा को समेटें तो हमने देखा कि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना दिल है। गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा। हाँ, गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा। नर्मदा नदी की एक भूवैज्ञानिक दरार इसे मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार में बांटती है। हमने ये भी समझा कि कैसे ज्वालामुखी के लावे ने कपास के लिए उपजाऊ काली मिट्टी का तोहफा दिया। बिल्कुल। और कैसे पश्चिमी और पूर्वी घाट दो बिल्कुल अलग भाइयों की तरह हैं, जिनकी कहानी पानी और पत्थर की जंग से लिखी गई है। सही कहा। और अंत में नीलगिरी की पहाड़ियां, वो जादुई जगह है जहां ये दोनों आकर एक हो जाते हैं। ये पठार सिर्फ एक भूभाग नहीं बल्कि खनिजों का भंडार और भारत की भौगोलिक बनावट की रीढ़ है। आपने से बहुत अच्छे से समेटा है, और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार है। बताइए। हमने बार बार कहा कि ये पठार बहुत पुराना और स्थिर है। हाँ। लेकिन हमने ये भी देखा कि नदियां इसे लगातार काट रही हैं, खासकर पूर्वी घाट को। अब जरा भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर सोचिए। अगर हम कुछ लाख साल आगे चले जाएं, तो इन नदियों की निरंतर कटाव की शक्ति इस स्थिर पठार के नक्शे को भविष्य में कैसे बदल सकती है? अच्छा। क्या आज के टूटे फूटे पूर्वी घाट तब तक पूरी तरह से घिसकर समतल मैदान बन चुके होंगे? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि भूगोल में कुछ भी हमेशा के लिए स्थिर नहीं होता। ये वाकई सोचने वाली बात है। समय और पानी की ताकत के सामने शायद कुछ भी हमेशा के लिए नहीं टिकता। बिल्कुल। खैर, ये तो बस एक झलक थी। इस विषय में जानने को और भी बहुत कुछ है। जैसा कि हमारे स्रोत में भी बताया गया है, इसी पठार के किनारों से भारत के तटीय मैदान शुरू होते हैं, जिनकी अपनी एक अलग और बहुत दिलचस्प कहानी है।